Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 8, which is about crop production management. Okay, let's start the chapter. So all living organisms need food for survival. The energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, production and excretion. Okay. Now we get our food from plants, animals or both. Plants are not only our sources of food but also provides of oxygen for us to breathe. And in this chapter we shall study how we cultivate plants and rare animals for human use. So student, what they're saying, as we all know कि सभी living organisms को क्या food की requirement है अपने survival के लिए and अपने various life processes के occurrence के लिए, right? फिर चाहे वो आपका digestion हो, respiration हो, reproduction हो, excretion हो, ये जितने भी body functions perform करते हैं आपकी body के अंदर, उनके लिए energy requirement है जो हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है, राइट? चल अब हमें ये फूड किससे मिलता है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड वी कैन से फ्रॉम बोथ, राइट? देन प्लांट्स सिर्फ हमारे सोर्सेस ऑफ फूड नहीं है बल्कि ये हमें ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ब्रीदिंग के लिए. एंड इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कैसे प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाता है, एनिमल्स को रेयर किया जाता है फॉर द ह्यूमन यूज. So first of all, we have the topic that is of agriculture. Now the term agriculture comes from the Latin word ager, which means field, and culture means to cultivate. So अभी जो word agriculture है ये कहाँ से आया है? एक Latin word से आया जिसका means होता है ager. अगर आप इस agriculture word को divide करोगे ager and cultivate में, culture में, so ager means होता है field and culture means होता है to cultivate. तो basically agriculture का मतलब क्या हुआ? To cultivate the field, right? And इसीलिए जो production, processing, marketing and use of food, fibers, byproducts ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट क्रॉप से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है. एंड जो एग्रीकल्चर की स्टडी होती है दैट इटसेल्फ इज नोन एज एग्रीकल्चर साइंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज क्रॉप प्लांट्स. नाउ द प्लांट्स दैट ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज इन द फील्ड्स आर नोन एज क्रॉप प्लांट्स और क्रॉप्स. अब वो प्लांट्स जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज में प्लांट्स फील्ड्स में ग्रो किए जाते हैं उनको आप क्रॉप प्लांट्स या सिंपली क्रॉप्स कह सकते हो, है ना. एंड एक क्रॉप क्या होता है? प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट है जिसको ग्रो किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है एक्सटेंसिवली फॉर द प्रॉफिट, है ना. ये आपका ग्रेन्स, रूट, फाइबर्स ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. नाउ फार्मर्स व्हाट दे डू, दे कल्टिवेट वेरियस फूड क्रॉप्स. फार्मर्स वेरियस फूड क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या तो अपने यूज़ के लिए एंड साथ ही साथ प्रॉफिट के लिए. एंड किस टाइप के प्रोडक्ट्स हमको ऑब्टेन होते हैं इस बिहाफ पर क्रॉप्स आपके सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एक्सेट्रा, देयर आर वेरियस टाइप्स. ठीक है. अब कुछ कॉमन क्रॉप प्लांट्स है जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं लाइक सीरियल क्रॉप. सीरियल क्रॉप्स में एग्जांपल व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, रागी, ये सब क्या है? सीरियल क्रॉप्स है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पल्सेस. पल्सेस में आपके आते हैं पीस, ग्राम, बीन, पिजन पी दैट इज अरहर, ग्रीन ग्राम दैट इज मूंग एक्सेट्रा. Next we have oil crops. Oil crops में groundnut, mustard, sunflower, soybean. Fiber crops में we have example of jute, cotton, hemp. Sugar crops में we are having beetroot, sugarcane. And then root crops में turnip, carrot, sweet potato. Tuber crops में आपके पास potato, ginger, tapioca है. And then we have plantation crops in which we have tea, coffee, rubber, coconut. Okay. Now next we come to crop seasons. So in our country there are two main crop season. हमारी country में दो main crop season होते हैं, that is kharif crops and rabi crops. First of all we have kharif crops. So in India में जो monsoon है वो जून मंथ में आता है and अक्टूबर मंथ तक कंटिन्यू रहता है. अब वो क्रॉप्स जो जून और जुलाई में सो किए जाते हैं एंड उनको अक्टूबर और सितंबर में हार्वेस्ट किया जाता है, ऐसे क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल पैडी दैट इज राइस, मेज, पिजन पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, कॉटन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. नेक्स्ट वी हैव राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स आपके विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं दैट इज बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर एंड देन हार्वेस्ट किया जाता है उनको बाय मार्च और अप्रैल. अब इन क्रॉप्स को क्या वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड मैच्यूरेशन एंड कोल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ. एग्जाम्पल व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पोटैटो, पीस, दे आर सम कॉमन राबी क्रॉप्स. Now next we come to ज़ेद क्रॉप्स. अब ज़ेद क्रॉप्स आपके बिटवीन मार्च और जून में ग्रो किए जाते हैं, है ना. दैट इज बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप सीजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं दे आर नोन एज ज़ेद क्रॉप्स. ये काफ़ी अर्ली मेच्योरिंग क्रॉप्स होते हैं. एग्जाम्पल कुकुम्बर, बिटर गार्ड, पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, मूंग दाल, दीज आर ज़ेद क्रॉप्स.
The next topic which we have is agriculture practices. अब agriculture practices को discuss करते हैं. So the activities required to perform for the cultivation of crops are referred to as agriculture practices. अब वो activities जो कि required होती है crops के cultivation के लिए उनको agriculture practices कहा जाता है. अब इन activities में क्या क्या included है? Number 1, preparation of soil, then sowing of seed, adding manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. So first of all we have soil preparation. Soil preparation आपका first step होता है जिसको follow किया जाता है जैसे आप agriculture process start करेंगे. तो usually इसमें सबसे पहले जो top layer होती है soil को उसको loose किया जाता है, that is top soil को loose किया जाता है. Plants क्या करते हैं? Water and nutrients absorb करते हैं soil से, है ना, अपनी roots के through soil के अंदर जो water and nutrients हैं उनको absorb किया जाता है by the plants. अब जो loosened soil अगर होती है तो उसमें earthworms easily grow कर सकते हैं and microbes जो है वो soil में present होते हैं. अर्थवॉर्म्स को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है बिकॉज ये सॉइल को टर्न करने में एंड लूज करने में हेल्पफुल होते हैं एंड ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं बाय देयर ड्रॉपिंग्स, राइट. इसीलिए सॉइल को प्रिपेयर करना काफ़ी एसेंशियल होता है सो दैट वी कैन हैव अ हेल्दी एंड बाउंटीफुल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. ना सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. अब सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? कुछ मेथड्स के थ्रू. नंबर 1 प्लोइंग, सेकेंड इज लेवलिंग एंड थर्ड इज मैन्योरिंग. सबसे पहले प्लोइंग. प्लोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप सॉइल को लूज एंड टर्न करते हो. इसको टिलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है. इसको आप एक प्लो का यूज करके करते हैं. प्लो किसके बने होते हैं? प्लो बने होते हैं वुड और आयरन के. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा डर्टी है तो इसको क्या करना पड़ता है? वाटर देना पड़ता है प्रॉपरली बिफोर प्लोइंग, राइट. एंड जो प्लोड फील्ड होता है उसमें काफ़ी बड़े बड़े पीसेज होते हैं सॉइल के जिनको क्रम्स कहा जाता है. एंड ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम इन क्रम्स को ब्रेक करें. किसके थ्रू? एक प्लैंक के थ्रू. तो फील्ड को उसके बाद लेवल किया जाता है सोइंग के लिए एज वेल एज फॉर द इरिगेशन पर्पसेस. देन वी हैव लेवलिंग. सॉरी, सेकेंड स्टेप में लेवलिंग ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल की लेवलिंग करी जाती है एक लेवलर का यूज करके. एक अच्छा यील्ड प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि सॉइल के जो बड़े बड़े क्रम्स हैं उनको ब्रेक किया जाए फाइनली बिफोर सोइंग सीड. एंड इसको एक कुछ टूल्स के हेल्प के थ्रू किया जाता है. प्लो सॉइल की जो लेवलिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. नंबर 1, इसके थ्रू प्लांट्स की जो रूट्स है इजीली एंड डीपली पेनिट्रेट करती है इनटू द सॉइल जिसकी वजह से प्लांट्स की रूट्स फर्मली होल्ड करके रखेगी सॉइल को. अगर लूज सॉइल होती है तो क्या बेटर एरेशन मिलता है रूट्स को जिसकी वजह से रूट्स जो है प्लांट की बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगी, है ना. साथ ही लेवलिंग के थ्रू क्या माइक्रोब्स एंड वर्म्स की ग्रोथ को असिस्टेंट मिलता है जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को डिकम्पोज करने में एंड ऐड ऑन करने में हेल्पफुल होते हैं टू द सॉइल. प्लोइंग के थ्रू वीड्स को भी रिमूव किया जाता है या जितने भी वेस्ट मटेरियल है फील्ड में से उसको रिमूव किया जाता है. साथ ही साथ प्लोइंग क्या करता है? न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को टॉप लेयर पे लेकर आता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है. देन थर्ड हम क्या करते हैं? मैन्योरिंग करते हैं सॉइल के प्रिपरेशन में. मैन्योरिंग मीन्स व्हाट? एडिंग मैन्योर टू द सॉइल. सॉइल के अंदर मैन्योर ऐड करना मीन्स मैन्योरिंग. इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स. इसीलिए मैन्योरिंग करना ज़रूरी है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बिफोर द सीड्स आर सोन इनटू इट. द नेक्स्ट वी कम टू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. अब कुछ मेन एग्रीकल्चर टूल्स हैं जो कि सॉइल को लूज करने के लिए, टर्न करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. व्हाट आर दोज टूल्स? नंबर 1 प्लो. प्लो आपका मोस्ट एंशिएंट टूल है जिसको सॉइल की लूजिंग एंड टर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है. एक प्लो आपका वुड या मेटल का बना होता है सच एज आयरन. ट्रेडिशनल प्लो जो था वो आपको वुड का बना होता था एंड जिसको एक पेयर ऑफ वुल्स के थ्रू ड्रॉ किया जाता था. इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप थी जिसको हम प्लो शेयर कहते हैं एंड एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता था जिसको प्लो शाफ्ट कहा जाता था. इस शाफ्ट के एक एंड पे हैंडल होता है एंड दूसरे एंड को अटैच किया जाता है बीम के साथ और इस बीम को बुल नेक के ऊपर रखा जाता है. आज के टाइम पे ट्रेडिशनल प्लोज जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया है बाय द आयरन प्लो, ठीक है. अब प्लोज ट्रेडिशनली पहले कैटल के थ्रू ड्रॉ किए जाते थे जैसे कि ऑक्स और काउ, लेकिन मॉडर्न टाइम में ट्रैक्टर्स को यूज़ किया जाता है. प्लो क्या करता है? प्लो सॉइल को टिल करता है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है एंड सॉइल को स्क्रैप करता है. दिस इज द प्लो. नेक्स्ट टूल विच वी हैव इज हो. हो क्या है? ये भी एक एंशिएंट एग्रीकल्चर टूल है. इसको हम लैंड की टिलिंग के लिए यूज़ करते थे, वीड्स को रिमूव करने के लिए एंड सॉइल को डिग करने के लिए. जनरली इनमें एक लॉन्ग वुडन रॉड होती है, आप देख सकते हो ये आपका हो, इसमें लॉन्ग वुडन रॉड होती है एंड इसके एक एंड पे बेंट आयरन की प्लेट होती है इस तरीके से.
ठीक है। दूसरे एंड को क्या आप एक एनिमल के साथ अटैच कर सकते हो। एंड हो का यूज़ किया जाता है क्या, टिलिंग पर्पस के लिए इन द ओल्डन टाइम पीरियड, लेकिन आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, इसका केवल और केवल वीड्स रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देन वी हैव लेवलर, दिस इज लेवलर। लेवलर एक वुडन या आयरन प्लैंक है जिसको फील्ड की लेवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है बिफोर सोइंग द सीड्स, एंड इसको एनिमल्स या ट्रैक्टर के थ्रू ड्राइव किया जाता है। Then next you have cultivator. This is the cultivator you can see in this picture. ये भी एक मॉडर्न मैकेनिज्म है जिसको हम करंटली अपने फार्म्स की प्लोइंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक ट्रैक्टर का यूज़ इन्वॉल्व होता है कल्टीवेटर को ड्राइव करने के लिए। ये सॉइल को डिग करते हैं। कल्टीवेटर्स अपने साथ साथ वीड्स को भी किल करते हैं एंड अनवांटेड वेजिटेशन को डिग अप करते हैं। कल्टीवेटर आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है देन द ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड लेबर फोर्स को सेव करता है। ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव द सोइंग ऑफ सीड। अब हमने अपनी जो लैंड है या सॉइल है उसको प्रिपेयर कर लिया है, सॉइल की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब क्या किया जाएगा उसमें, नाउ सोइंग ऑफ सीड। ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। अब सीड्स को क्या करना, आपकी प्रिपेयर्ड सॉइल के अंदर स्कैटर करना सो दैट वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सके, इस प्रोसेस को सोइंग कहा जाता है। एक बार सॉइल प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, अब ये टाइम है कि आप सीड्स को सो करेंगे। तो बेसिकली सोइंग एक एक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पे सीड्स को प्लांट किया जाता है सॉइल के अंदर, एंड जो सीड्स हम सो करते हैं उनको काफ़ी केयरफुली सिलेक्ट करना होता है एंड वो काफ़ी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है। अब वेरियस मेथड्स हैं ऑफ सोइंग द सीड्स। नंबर 1 इज सोइंग बाय हैंड। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपली सीड्स को स्कैटर कर सकते हैं अपने हैंड के थ्रू। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है सीड्स को सो करने का। इस मेथड को ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है। ये काफ़ी इकोनॉमिकल मेथड है जिसको एम्प्लॉय किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है, जिससे सीड्स का क्लस्टर हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर। नेक्स्ट है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मॉडर्न मेथड है सीड्स को सो करने का। ये काफ़ी बेटर एंड ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है देन सोइंग बाय हैंड। इसमें क्या, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सोइंग के लिए, ठीक है, जिसको आप सीड ड्रिल कहते हैं। यूजुअली इसको कैसे किया जाता है, इसमें आयरन ड्रिल्स को एक ट्रैक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है। सीड ड्रिल्स इंश्योर करते हैं कि सीड्स एक इक्वल इंटरवल पे प्लांट किए जा रहे हैं एंड एक करेक्ट डेप्थ में सो किए जा रहे हैं इन द। Now third step which we have is adding manure and fertilizer. The substances that are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manures and fertilizers. अब वो substances जो soil के अंदर add किए जाते हैं nutrients की form में for the healthy growth of plants and crops that are called manures and fertilizers. So काफ़ी इंपॉर्टेंट है manure and fertilizers को soil में add करना, because कुछ places पे soil में less nutrients होते हैं crops के लिए, बिकॉज फार्मर्स जो है वहाँ पे क्रॉप्स क्या ग्रो करते हैं आफ्टर अ क्रॉप। कि एक सेम फील्ड है, उसमें पहले एक क्रॉप ग्रो किया और उसके तुरंत बाद उसको हार्वेस्ट करके आपने दूसरा क्रॉप अगर ग्रो कर दिया तो उसमें क्या हो जाता है, पर्टिकुलर फील्ड में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उसको क्या रीगेन करने के लिए क्या फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स को ऐड करना सॉइल के अंदर ज़रूरी है, सो दैट जो नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन आप उसमें करेंगे उनको फुलफिल अमाउंट ऑफ क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। सो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे आप मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड करते हैं, दिस प्रोसेस इज फॉर मैन्योरिंग। एंड अगर मैन्योरिंग टाइम पे नहीं करी जाती है तो रिजल्ट्स जो है वो आपके वीक प्लांट्स पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैन्योर। मैन्योर क्या है, मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। मैन्योर बनाने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज किया जाता है बाय द फार्मर्स, एंड उस डिकम्पोजिशन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है और उसी को आप मैन्योर कहते हैं। मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स का हाई कंटेंट नहीं होता, इंस्टेड ये फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है सॉइल को बाय एडिंग ह्यूमस, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है सॉइल का। इससे सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं विद बेटर रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर एंड मोर एरेशन। ओके, चलो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज फर्टिलाइजर। सी फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स आपके नेचुरल या सिंथेटिक मटेरियल्स हैं जिनको आप सॉइल में ऐड करते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, विच दे नीड। मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स आपके NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि रिच होते हैं इन नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैन दैट इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फोस्फेट, ये भी कुछ बाकी फर्टिलाइजर्स हैं। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एज एन इंसेक्टिसाइड भी एक्ट करते हैं जो कि प्लांट्स को इंसेक्ट्स एंड पेस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। फर्टिलाइजर्स इकोनॉमिकली काफ़ी बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए, लेकिन ये प्लांट ग्रोथ को एक्सपीडेट करते हैं एंड काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं होते टू प्रोक्योर। फर्टिलाइजर्स फील्ड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यील्ड को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम अ फार्म, एंड प्लांट्स
की एक सुपीरियर अपीयरेंस भी होती है, यानी कि ज़्यादा ग्रीनर एंड हेल्दियर अपीयर होता है व्हेन वी यूज़ फर्टिलाइजर्स. नाउ देयर इज अ डिफरेंस टेबल बिटवीन द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर. तो फर्टिलाइजर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मैन्योर्स आपका नेचुरल सब्सटेंस है जिसको प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि काउ डंग, एनिमल बोन्स, डेड लीव्स, वेजिटेबल वेस्ट, है ना. तो ये सारे प्लांट एंड एनिमल वेस्ट है जिसपे माइक्रोब्स एक्ट करते हैं एंड देन डिकम्पोज करके मैन्योर प्रिपेयर होता है. फर्टिलाइजर सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मैन्योर्स काफ़ी अच्छा खासा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है. फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, मैन्योर्स को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है. फर्टिलाइजर्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन मैन्योर्स में लो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज क्रॉप रोटेशन. सो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप इन बिटवीन टू सिमिलर क्रॉप इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप दो सिमिलर क्रॉप्स के बीच में एक न्यू क्रॉप ग्रो करते हो, इस प्रोसेस को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है. क्रॉप रोटेशन एक सिस्टमैटिक प्लांटिंग है डिफरेंट क्रॉप्स की इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ओवर सेवरल ईयर्स इन द सेम ग्रोइंग स्पेस. इस प्रोसेस के थ्रू हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मेंटेन कर सकते हैं, सॉइल इरोजन रिड्यूस किया जा सकता है एंड प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट को प्रिवेंट भी किया जा सकता है. क्रॉप रोटेशन के क्या क्या यूजेस हैं? ये फर्टिलिटी जो है सॉइल की इसको मेंटेन करता है, बेटर यील्ड प्रोवाइड करता है एंड क्रॉप डिजीजेज एंड पेस्ट को प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट वी हैव इरिगेशन, दैट इज वाटरिंग द प्लांट्स. तो सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स ऑफ द क्रॉप फील्ड फ्रॉम द वेल, कैनाल और वाटर रिजर्वोयर इज नोन एज इरिगेशन. अब आपके क्रॉप फील्ड में जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको वाटर सप्लाई करना फ्रॉम द वेल, कैनाल, वाटर रिजर्वोयर, दैट इज नोन एज वाटर इरिगेशन. इरिगेशन एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है वाटर का टू लैंड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्लांट्स को जो वाटर सप्लाई किया जाता है उस आर्टिफिशियल मेथड को इरिगेशन कहते हैं. सीड इन क्रॉप फील्ड. क्रॉप फील्ड में जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट तभी होते हैं जब उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है. मोर ओवर इसके साथ साथ प्लांट्स को वाटर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए फॉर द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. वाटर जो है, वाटर को प्लांट्स की रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है. एंड विद वाटर रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब एसेंशियल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. एंड वाटर के थ्रू जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो कि एसेंशियल है उनको भी सॉइल से एब्जॉर्ब करती है. एक हेल्दी प्लांट के अंदर 90% वाटर होता है. वाटर अलाउ करता है द पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ऑफ द प्लांट बॉडी. ये प्लांट की बॉडी को फ्रोस्ट एंड फ्लोइंग हॉट एयर से भी वाटर प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हेल्दी प्लांट को रेगुलर वाटरिंग रिक्वायर्ड होती है. अब टाइम एंड रिपीटेशन ऑफ इरिगेशन वेरी करता है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम डिफरेंट सॉइल टाइप्स एज वेल एज फ्रॉम सीजन टू सीजन. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि पहले टाइम पे कुछ मेथड्स जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स इरिगेशन के वो क्या क्या थे. सो कुछ मेथड्स हैं इरिगेशन के जिनको हम अर्लियर यानी पहले यूज़ किया करते थे, लेकिन आज भी कुछ ऐसे स्मॉल फार्मर्स हैं रूरल एरियाज़ में जो इन्हें अडॉप्ट करते हैं. ऑल्दो ये काफ़ी चीपर हैं देन द मॉडर्न मेथड्स, लेकिन ये इतने नियरली एफिशिएंट नहीं होते हैं. इनमें ह्यूमन या एनिमल लेबर रिक्वायर्ड है टू फंक्शन. नाउ सम ऑफ दीज मेथड्स हैव बीन गिवन टू यू लाइक मोट, चेन पंप, धेकली, राहत. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट मोट. मोट क्या है? इसको पुली सिस्टम भी कहते हैं. इसमें वाटर को पुल किया जाता है एक वेल या किसी ऐसे सोर्स से जिससे हम लैंड को इरिगेट कर सकें. ये एक एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव सिस्टम है, लेकिन काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट होता है. ऑल्सो इसमें वाटर वेस्टेज को अवॉइड किया जाता है जब आप एक मोड सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज करते हो. यू कैन सी दिस इज अ मोड सिस्टम. नेक्स्ट इज चेन पंप. चेन पंप के अंदर दो लार्ज व्हील्स होती है जिनको एक चेन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज अ चेन पंप. ठीक है. उसके साथ साथ क्या होती हैं, इनमें बकेट्स होती हैं जिनको चेन के साथ अटैच किया जाता है. चेन का एक पार्ट वाटर सोर्स में डिप रहता है. जैसे वो व्हील टर्न होती है बकेट वाटर को पिकअप करता है. उसके बाद चेन उसको अपर व्हील पे लिफ्ट करती है जहाँ पे वाटर आपके एक सोर्स में डिपॉजिट हो जाता है एंड एम्प्टी बकेट क्या करता है, उस वाटर को कैरी करता है बैक डाउन. नेक्स्ट धेकली. धेकली एक सिस्टम है वाटर को ड्रॉ करने का फ्रॉम अ वेल और सच सिमिलर सोर्स. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रोप को टाई करते हैं एंड एक बकेट को टाई करते हैं एक पोल के साथ. एंड दूसरे एंड से हम क्या करते हैं, एक हैवी स्टक या किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि काउंटर बैलेंस होता है उसको टाई करते हैं. एंड उसके बाद इस पोल का यूज़ किया जाता है टू ड्रॉ दी वाटर. नेक्स्ट इज राहत. राहत एक सिस्टम है इरिगेशन का जिसमें एनिमल लेबर का यूज़ होता है. वेल के ऊपर आप एक लार्ज व्हील टाई करते हो. एक ऑक्स या काउ है जो कि इस व्हील को टर्न करके वाटर को बाहर निकालता है फ्रॉम द वेल. ओके, लाइक दिस.
So these were the traditional methods of irrigation. Now we come to modern methods of irrigation. अब कुछ डिफरेंट एंड एफिशिएंट सिस्टम्स है इरिगेशन के जो कि रिसेंट डिकेड्स में इन्वेंट हुए हैं. इसके थ्रू वाटर को इकोनॉमिकली यूज किया जाता है विदाउट वेस्टेज. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड. नंबर 1, ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन. सो ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है इरिगेशन का आज के टाइम पे, दैट इज ड्रिप इरिगेशन. यहाँ पे फार्मर्स जो है रोज में क्या पाइप्स लगा देते हैं नियर द क्रॉप्स और प्लांट. ये प्लास्टिक पाइप्स में क्या होते हैं, होल्स होते हैं. वाटर जो है इन होल्स के थ्रू सीप करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसीलिए इसका नाम है ड्रिप इरिगेशन. ये एक एक्सट्रीमली एफिशिएंट मेथड है इरिगेशन का बिकॉज ये वाटर वेस्टेज को रिड्यूस करता है एंड बेस्ट टेक्निक है ऑफ वाटरिंग प्लांट्स, फ्रूट्स, ट्रीज एंड गार्डन्स. नेक्स्ट वी हैव स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करता है, जो रेन का फिनोमेना है उसकी मिमिक करता है. इसमें वाटर को पाइप्स के थ्रू कैरी किया जाता है टू सेंट्रल लोकेशन ऑन द फार्म, इस तरीके से. अब स्प्रिंकल्स जो है यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं सो दैट वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके इस तरीके से अक्रॉस द फील्ड. एंड ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है एक अनइवन लैंड को इरिगेट करने का. ठीक है, चलो. तो स्प्रिंकलर सिस्टम में बेसिकली क्या करता है, ये बेस्ट कवरेज भी प्रोवाइड करता है रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द फार्म एंड काफ़ी यूजफुल है फॉर सैंडी सॉइल. द नेक्स्ट वी कम टू प्रोटेक्शन फ्रॉम वीडिंग. अब उसके बाद कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जो कि कल्टिवेटेड प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं एंड दे आर नोन एज वीड्स. एग्जाम्पल अमरथेंथस एंड वाइल्ड ओट ग्रास, चिनोपोडियम. ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एयर, स्पेस जो कि क्रॉप्स के लिए रिक्वायर्ड है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. अब इन वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग. वीडिंग काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज वीड्स कॉम्पीट करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट. ओके, एंड इस तरीके से क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको इफेक्ट करते हैं. वीडिंग को 3 मेथड से किया जा सकता है. या तो आप केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वीडीसाइड. या वीड्स को क्या हैंड से भी पुल करके रिमूव किया जा सकता है, या वीड को आप ट्रॉवल दैट इज खुरपी उससे भी रिमूव कर सकते हो मैनुअली. अब कुछ केमिकल मेथड्स हैं इनके रिमूवल के लिए जिसमें आप सर्टेन केमिकल्स का यूज़ करते हो लाइक 2,4-D MCPA एंड ब्यूटाक्लोर. इनको क्या किया जाता है, ये केमिकल्स हैं जिनको फील्ड्स में स्प्रे कर दिया जाता है सो दैट सारे वीड्स आपके मर जाते हैं बट दे डू नॉट हार्म द क्रॉप्स. सिर्फ वीड्स ही इनसे क्या होते हैं, हार्म होते हैं, क्रॉप्स आपके सेफ रहते हैं. वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी है या फिर वीड्स को फार्मर्स जो क्रॉप्स है वो फ्लावर्स या सीड्स क्या करें, ग्रो करें उससे पहले वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है. एंड जो मैनुअल रिमूवल है उसमें फिजिकल रिमूवल किया जाता है वीड्स का, क्या करके उनको या तो आप ऐसे अपरूट उखाड़ देते हो या उनको क्लोज टू द ग्राउंड कट किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसको आप खुरपी या हैंड के थ्रू भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप. अब जब एक बार क्रॉप्स प्रॉपरली मैच्योर हो जाते हैं, अब इनको क्या हार्वेस्ट करना है. हार्वेस्टिंग क्या है, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप. मैच्योर्ड क्रॉप को कट करना एंड गैदर करना इज नोन एज हार्वेस्टिंग. अब एक टर्म हार्वेस्टिंग में क्या जनरली सबसे पहले आपकी इमीडिएट पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड करी जाती हैं सच एज थ्रेशिंग एंड विनोइंग. हार्वेस्टिंग या तो मैनुअली किया जा सकता है विद सिकल या एक मशीन के थ्रू भी किया जा सकता है जिसको आप कंबाइन या हार्वेस्टर कहते हो. फिर हार्वेस्टेड ग्रेन्स को क्रॉप प्रोड्यूस कहा जाता है. ठीक है, अब इन प्रैक्टिसेस को हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज थ्रेशिंग. जब आपने कट कर लिया प्लांट्स को, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉप्स को सेपरेट करना है. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है शार्प या पॉट से, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग. बड़े बड़े फार्म्स में एक मोटराइज मशीन होती है जिसको थ्रेशर कहा जाता है, उसी को यूज़ करते हैं थ्रेशिंग के लिए. नेक्स्ट वी हैव विनोइंग. आफ्टर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के बाद अब हमें ग्रेन्स को शार्प से रिमूव किया जाता है. एंड विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप ग्रेन्स को शार्प में से विंड के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. नाउ देयर आर वेरियस फैक्टर्स. अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, कि क्रॉप्स नीड क्लोज एग्जामिनेशन टू इंश्योर दैट हार्वेस्टिंग इज नॉट प्रीमेच्योर. सबसे पहले क्रॉप्स को हमें क्लोजली एग्जामिन करना है कि आपके क्रॉप्स अच्छे से मेच्योर हो चुके हैं, अनमेच्योर ना हो बिफोर हार्वेस्टिंग. ठीक है, इससे क्या हो जाता है, सीड्स जो हैं शेड हो जाते हैं, लॉस ऑफ क्रॉप भी होता है. एंड अगर आपके क्रॉप्स ओवर राइप हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू जो है मार्केट में वो लूज हो जाती है जिससे वो आपके अनकंज्यूमेबल हो जाते हैं. सो एक प्रॉपर मेच्योरिटी स्टेज पे ही इनको हार्वेस्ट करना चाहिए, ना तो ये अनमेच्योर हो ना ही ये ओवर राइप हो. राइट, नाउअडेज आज के टाइम पे कंबाइंस को यूज़ किया जाता है बड़े बड़े फार्म्स में हार्वेस्टिंग पर्पस के लिए. कंबाइन एक बहुत बड़ी मशीन है जो कि स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप्स यानी कि वीट को फील्ड्स में कट करता है
थ्रेश करता है एंड उसके साथ साथ उस ग्रेन को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द शार्प इन वन ऑपरेशन ओनली एंड इस ग्रेन को क्लीन किया जाता है एंड डायरेक्टली फिल कर दिया जाता है इन गनी बैग्स। देन वी हैव स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। अब जब क्रॉप्स आपके कल्टीवेट हो चुके हैं कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, इनको ह्यूज, क्योंकि इनको एक बड़े स्केल पे कल्टीवेट किया जाता है ना। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्विंटल्स अपॉन क्विंटल्स ऑफ ग्रेस एंड क्रॉप्स। सो ये क्या करता है, दिस प्रेजेंट्स अस विद द लॉजिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ वेयर एंड हाउ टू स्टोर दिस ग्रेस। अब जो ये क्विंटल एंड क्विंटल ग्रेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, अब सबसे बड़ा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम ये आती है कि इनको कहाँ और कैसे स्टोर किया जाए। अब इसमें क्या एब्सोल्यूट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेट होती है सो दैट इन ग्रेन्स को विदाउट स्पॉइलेज स्टोर किया जा सके। नाउ लेट अस टेक लुक एट द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सक्सेसफुल स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रेन्स एंड द नंबर 1 इज ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स। सबसे पहले क्रॉप्स को हमें एक रिकमेंडेड लेवल ऑफ मॉइस्चर पे स्टोर करना जरूरी है दैट वेरीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। अगर एक्सेस मॉइस्चर किसमें, क्रॉप्स में प्रेजेंट होगा, इससे माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो प्रमोट होती है ना, एंड इट कैन रॉट द क्रॉप्स एंड कॉज ह्यूज लॉसेस। एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को रॉट कर सकते हैं एंड काफ़ी लॉस हो सकता है। मॉइस्चर क्या करता है, स्टोर्ड सीड्स को जर्मिनेट भी कर देता है, जिससे हमें अवॉइड करना होता है। इनइफेक्टिव ड्राइंग की वजह से ग्रेन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है एंड ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरिंग। अब ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इन्हें क्लोज कंटेनर में स्टोर करना होता है। एक स्मॉल या मीडियम स्केल पे फार्मर्स उन्हें एक मेटल कंटेनर या जूट बैग में स्टोर करते हैं, लेकिन बड़े स्केल पर सिलोज या ग्रैनरीज को प्रेफरेंस किया जाता है। स्टोरिंग जब आप एक क्लोज कंटेनर में करते हो उससे मॉइस्चर जो है वो री एंटर नहीं करता एंड रोडेंट्स या इंसेक्ट्स से भी हमारे जो ग्रेन्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट। सो अब रोडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए एंड इंसेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए कि वो हमारे स्टोर्ड क्रॉप्स को अटैक करें, इन्हें इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड के साथ ट्रीट करना भी ज़रूरी है। सो एक प्रोसेस होता है क्यूमिगेशन प्रोसेस, जहाँ पे ग्रैनरीज को गैशियस पेस्टिसाइड के साथ फिल्ड किया जाता है सो दैट जो वहाँ पेस्ट है वो सफोकेट फील करे एंड दे मे ऑल्सो बी कैरिड आउट। उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट बायो फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स भी होते हैं जैसे कि ड्राइड नीम लीव्स वगैरह, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ next topic is buffer stock of food. So to ensure that the food grains are available throughout the year and every place in the country, it was planned by the government to build a huge reserve stock of food grains to meet the emergency need. So ये ensure करने के लिए कि food grains हमारे throughout the year available रहें and country के हर एक place पे available रहें, तो इसको हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि हम एक बड़े रिजर्व स्टॉक जो है फूड ग्रेन्स के उनको बनाएंगे सो दैट अगर कोई इमरजेंसी नीड्स है उसको फुलफिल किया जा सके। सो ये जो ह्यूज रिजर्व स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का, जिसको गवर्नमेंट के थ्रू बिल्ड किया गया, कैसे, बाय परचेजिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, चलो द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। एज यू ऑल नो, हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन में डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो हमने सब डिस्कस कर लिए। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि हमें सिर्फ फूड प्लांट से नहीं, एनिमल से भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमें मिल्क काउ से मिलता है, हनी फ्रॉम बीज, एग्स फ्रॉम हेन्स एंड सो ऑन। सो एनिमल्स को रियर किया जाता है इन सभी फूड आइटम्स को गेन करने के लिए। जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, इसी तरीके से एनिमल्स की रियरिंग भी ज़रूरी होती है, जिसके अंदर प्रॉपर केयर और शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स को। सो एक लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ एनिमल्स जो हम करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को गेन करने के लिए फ्रॉम द एनिमल, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो कि डील करती है विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल जब आप लार्ज स्केल रियरिंग करते हो फिश के, दैट इज कॉल्ड पिसिकल्चर, एंड लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। ठीक है, अब वो एनिमल्स जो हमको फूड प्रोवाइड करते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मिल्क यील्डिंग, यानी आप मिल्क एनिमल्स भी कहते हो, एग्जाम्पल काओ, बफलो एंड गोट, क्योंकि आपको मिल्क प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड इज मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स, एग्जाम्पल गोट, शीप, फिश, पोल्ट्री। पोल्ट्री में आपके चिकन, hen एंड डक सभी इंक्लूडेड होते हैं। पोल्ट्री एनिमल्स आपको बेसिकली मीट एज वेल एज एग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो the chapter is completed. That's all for today. I hope you all must have understood the whole chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.